Hi friends, I hope you all are fine there. I am Mukesh Gaud, faculty of Pathshala classes. Today I am here to discuss about the subject matter of legal GK for the purpose of various law entrance exams. First of all, we will consider about the importance of legal GK. देखिए लॉ एग्ज़ाम्स जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम्स में लीगल जीके का एक अपना रोल है। अब हम देखते हैं जैसे कि एग्ज़ाम्स लाइक क्लैट, AI लेट, AMU लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम और सो ऑन। ये जितने भी लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स में आपको लीगल जीके का एक रिलीवेंस अपने आप पता लग जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लीगल जीके में आना क्या क्या चाहिए, क्या उसका स्कोप होगा। अब यही एक बड़ा क्वेश्चन है कि लीगल जीके कवर क्या करता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल जीके। तो आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि लीगल जीके में हमें एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कंसेप्ट मेनली डील करने चाहिए। तो लीगल इंपॉर्टेंस की लीगल जीके इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें लॉ एंट्रेंस में, जैसे कि क्लैट में उन्होंने लीगल अवेयरनेस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना है, लेकिन फिर भी आप क्लैट के पेपर्स देखेंगे जो मॉडल पेपर्स उन्होंने अपलोड किए हैं उस पर आप देखेंगे कि उन्होंने जो पैराग्राफ वगैरह लिए हैं वो रिसेंट लीगल डेवलपमेंट से उठाए हैं। और अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन उन पैराग्राफ को पढ़ेगा और एक पर्सन जो कि लीगल डेवलपमेंट ऑलरेडी पढ़ के आया है अगर वो उन पैराग्राफ्स को देखेगा तो उसका जो सॉल्विंग प्रोसेस होगा वो उनसे कहीं ज़्यादा तेज होगा। तो इसीलिए हम इसको ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमें लीगल जीके में कितना कवर क्लियर, कितना स्कोप हमें है और कितना हमें मैटर क्लियर करना है, कितने पे हमें अपनी कमांड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम आते हैं लीगल ग्लॉसरी लीगल जीके का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लीगल वोकेबलरी अगर आपकी कमज़ोर है तो इट मीन्स कि आप लॉ एंट्रेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख सकते हैं। आपको लीगल वर्ड्स पर कमांड होनी चाहिए। तो जैसे कि लीगल ग्लॉसरी में जब हम अपना वीडियो जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो क्रैश कोर्स में हम लीगल जीके को कंसिडर करेंगे। तो लीगल जीके में हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे लीगल ग्लॉसरी को, इन द फॉर्म ऑफ लीगल मैक्सिम्स और इन द फॉर्म ऑफ लीगल टर्म्स। लीगल मैक्सिम्स में लाइक एलिबाई, वॉइड एब इनिशियो, ipso facto, oberema fides and so on. And similarly in legal terms में like amicus curiae, ad hoc, affidavit, और लीगल टर्म्स में हम मेनली वो लीगल टर्म्स भी ज़्यादा यूज़ करेंगे और उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। इस लीगल ग्लॉसरी वाले कंसेप्ट से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उससे हमें ये थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें लॉ में आगे कितना बढ़ना है। तो लीगल जीके का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहले कि उसका बेसिक, और उसका बेसिक स्टार्ट होता है लीगल ग्लॉसरी से। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। ऑन सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट लीगल पर्सनैलिटीज। हम जो न्यूज़ में लोग रहते हैं लीगल पर्सनल्स जो कि लॉ फील्ड से डील करते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सन्स हो यानी कि हिस्ट्री में उनका कोई लीगल इंपॉर्टेंस रही हो या फिर प्रेजेंट में वो न्यूज़ में है और वो मेनली लॉ से रिलेटेड है। तो जब हम लीगल पर्सनैलिटीज़ की बात आएगी तो हम लीगल पर्सनैलिटीज़ को दो एस्पेक्ट से डील करेंगे। पहला है कि पर्सन इन लीगल हिस्ट्री एंड द सेकेंड इज पर्सन इन न्यूज़। तो अब पर्सन इन लीगल हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि जो हमारा आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस जो हमारा लीगल डेवलपमेंट हुआ है उसमें कितने पर्सन हैं जो कि लॉ फील्ड से हैं और उन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो वो हम देखेंगे जैसे कि MC सिजलवाड साहब फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जस्टिस लीला सेठ फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी, और तुम्हारी की सीनियर एडवोकेट में इंदिरा जयसिंह एंड सो ऑन। और सिमिलरली हम जब दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे पर्सन इन न्यूज़ तो हम ये देखेंगे कि कौन से पर्सन्स हैं जो लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो प्रेजेंटली न्यूज़ में हैं, उनको बार बार न्यूज़ में देखा जा रहा है। जैसे कि हमारे सीनियर एडवोकेट के पराशरन मेनली बहुत न्यूज़ में है अयोध्या केस के बाद से, और अयोध्या ट्रस्ट में उनका नाम चेयरमैनशिप के लिए भी आया था। तो वहाँ से उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि वो पर्सन न्यूज़ में क्यों थे। फिर सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी साहब जो अभी एक्सपायर हो गए हैं तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, उनके बारे में भी हमें जानना होगा। जस्टिस सी एस कर्नन अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के जज थे जिन्हें कि अभी
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश किया गया था। जस्टिस मदन बी लोकुर जो कि हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, फिजी के सुप्रीम कोर्ट जज बने। और उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई जिनके ऊपर अभी पूरा मीडिया, पूरा न्यूज़ हमारा उसको कवरेज कर रहा है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी लीगल पर्सनैलिटीज़ है जिन्हें हमको फोकस करना जरूरी है। ये सारा जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रिलीवेंट हैं, वो सब हम डील करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में और अपने क्या कहते हैं क्रैश कोर्स में, जब हमारी फर्दर क्लासेस होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट फील्ड है, फील्ड ऑफ कंसर्न, दैट इज कमीशन एंड द कमेटीज। अब हमें कमीशन एंड कमेटी, वैसे हम देखें तो बहुत सारी कमीशंस हमारे इंडिया में बनती हैं, कमेटीज बनती हैं। तो अब हमें कमीशन और कमेटीज पे जो मेन कंसर्न करना है ना, वो उन्हीं पर करना है, या तो वो लीगल डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं, या फिर उनको हेड कोई लीगल पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन कर रहा है जो कि लॉ फील्ड से रिलेटेड है, आइदर बाय द जजेस, आइदर बाय द एडवोकेट्स, और एनी पर्सन फ्रॉम द लीगल फील्ड। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कमीशन की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, ये हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे। फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अभी रिसेंटली कुछ कमेटीज बनाई गई थी, जैसे कि जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी डाटा प्रोटेक्शन लॉ पे काम कर रही है, तो उनका क्या था, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी रिलीवेंस क्या है आज के टाइम में, लॉ में क्यों बनाई गई थी, उसके चेयरपर्सन कौन है। मेनली जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मर CGI उसके चेयरमैन होते हैं। तो ये बहुत कंसेप्ट है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है, ये हमारे लीगल जीके का एक पार्ट होता है। फिर उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये न्यू कमीशन है जो कि हमारे फील्ड में मार्केटिंग में और इसमें बहुत काम कर रही है ये, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में आई है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है ना, तो वहाँ एक कमीशन बनाई गई है, और उस कमीशन को हेड करने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को दिया गया है, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन को। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने हमारे पर्सन जो लीगल फील्ड से हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो लॉ फील्ड से कहीं ना कहीं किसी हद तक अपना रिलेशन रखते हैं, वो उन कमेटीज को हेड कर रहे हैं, या फिर वो कमेटी लीगल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो इन सारे फील्डों को हम डील करेंगे स्पेसिफिक कमीशन और कमेटीज की हेड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया और अमेंडमेंट्स। लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो ये वाइडर स्कोप है, हमें लीगल फैक्ट्स में बहुत डीप हम जा सकते हैं, जितना भी डीप हम जाएं कि हमें प्री इंडिपेंडेंस, प्रायर इंडिपेंडेंस सब हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से इतना डीप जाना हमें जरूरी नहीं है, हमें थोड़ा जाना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के टाइम से। तो हमें सारा का सारा कंसीडर करना है, मेनली वो प्रो इंडिपेंडेंस करना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है लीगल फैक्ट्स में अगर हम कंसर्न करते हैं, तो लीगल फैक्ट्स में हमें क्या देखना पड़ेगा कि भैया फर्स्ट एंड प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट CGI कौन थे, यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन से नंबर के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये हमें थोड़ा कंसर्न करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हम थोड़ा सा जब ये देखते हैं लीगल फैक्ट्स में अगर हम देखते हैं, तो इंडिया को तो हमने कहा है एंट्रेंस इंडिया के, तो इंडिया पे तो मेन फोकस हमें करना ही करना है। लेकिन कभी कभी पिछले पेपर्स को देखकर, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखकर हमने ये भी देखा है कि इंटरनेशनल लॉ को भी हमारा जो लीगल स्पेयर है वो कंसर्न कर रहा है। लाइक कि BHU का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछी गई थी। तो इसका मतलब कि हमें इंटरनेशनल लॉ में जो ICJ का जो रोल है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे नागेंद्र सिंह साहब हैं, वो डॉक्टर दलबीर भंडारी साहब है, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना हमारे लिए रिलीवेंट हो जाता है यहाँ पर। तो हमें वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे अमेंडमेंट, जैसे भैया अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पूरा न्यूज़ में पड़ा हुआ है, उसको हमें थोड़ा डील करना पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, और थोड़ा हमें देखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब तक हमारे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो चुके हैं, लेकिन जब हम फर्दर वीडियो इस पर अपलोड करेंगे या हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो लीगल जीके के इस पर हम डिटेल में डील करेंगे कि कौन कौन से, वैसे तो हमारे 104 अमेंडमेंट हो गए हैं, लेकिन हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से अमेंडमेंट्स में हम कितना कितना हमें डील करना है। और स्पेसिफिकली हमें वहाँ पर जो डील करना है वो रीसेंट अमेंडमेंट पे डील करना है। इवन कि हम कह सकते हैं कि 99 के बाद के जितने भी अमेंडमेंट हैं हमें उनको डील करना पड़ेगा। और इवन हमें वहाँ पर थोड़े अमेंडमेंट बिल्स को भी देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को। हम एक्ट पर रह जाते हैं लेकिन बिल हमारे उससे ज़्यादा होते हैं,
रिसेंटली 126 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये चीज़ हमें वहाँ देखनी है। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप लेकर चलता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस एक्सीड किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं वो। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर कौन बढ़ाता है? क्या सीजीआई बढ़ा सकता है? क्या जजेस खुद बैठ के अपने आप बढ़ा सकते हैं, या कॉलेजियम बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? तो ये क्वेश्चन जब राइज होता है तो वहां पे एक एक्ट हमारे सामने आता है जो न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो भी बढ़ाया अभी किया गया, उसमें हमारे जजेस एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दिए गए। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा कंसर्न करना है। उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट। अब मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, ट्रिपल तलाक कितना न्यूज़ में था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस भी हुआ, ऑर्डिनेंस के बाद फिर हमें एक बिल पास करना पड़ा, फिर एक्ट लाना पड़ा। तो ये हमें न्यूज़ में रहे, तो हमें ये थोड़े जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उन्हें हमें कंसर्न करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्स अबाउट जुडिशरी। अब भाई लॉ लीगल फील्ड में जा रहे हैं तो हमें लॉ जुडिशरी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जुडिशरी का एवोल्यूशन कैसा हुआ इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले भी हमारे यहाँ पे जुडिशरी का कंसेप्ट था, लेकिन क्या था, कैसे था, ब्रिटिश इंडिया में जुडिशरी कैसे चलती थी, तो उसमें हमें ज़्यादा डीप में जाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये कंसर्न करना जरूरी है कि हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सी थी, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है, फर्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया की जब बात आती है तो उसमें इंडिपेंडेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुई, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जजेस को कंसीडर करना पड़ेगा जिन्होंने हमारे इंडिया में इवॉल्विंग कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट दिए, इमर्जिंग कंसेप्ट दिए। जैसा कि जस्टिस भगवती साहब हैं, उन्होंने पीआईएल का कंसेप्ट दिया, तो हमें उनको भी थोड़ा बीच में डील करते रहेंगे। जब हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे इस मैटर पे, लीगल जीके पे, तो हम कंसीडर करते रहेंगे भाई इनका क्या रिलीवेंस है वहाँ पर। फिर उसके बाद आता है भैया रिसेंट हाई कोर्ट। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हाई कोर्ट बनी थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस हमारी हाई कोर्ट बढ़ती चली जा रही हैं। 2000 में हमारी 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी, जब हमारे 3 नए स्टेट बने तो उनके लिए कंसर्न हाई कोर्ट बनाई गई। रिसेंटली हमारी तेलंगाना की हाई कोर्ट, नई हाई कोर्ट बनाई गई। तो हमें वहाँ क्या देखना है कि ये हाई कोर्ट कौन से नंबर की थी, इनके उस टाइम पे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो हमें आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस को भी देखना है, और हमें साथ साथ में तेलंगाना के फर्स्ट चीफ जस्टिस को देखना है। टीबी राधाकृष्णन साहब थे, वो उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, तो उनको भी हमें वहाँ कंसर्न करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो कौन से नंबर की वो हमारी हाई कोर्ट थी, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह दे रखा है हमारे इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, कई जगह दे रखा हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो वो हमें थोड़ा डील करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितनी है। तो वो हम जब अपनी वीडियो बनाएंगे या आगे हम डिस्कस करें तो हम क्लेरिफाई करेंगे कौन से नंबर की हाई कोर्ट रिसेंटली बनाई गई है और उसका क्या वो है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा कि सीजीएस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो हमारे यहाँ पर 25 हम हाई कोर्ट्स अगर बता रहे हैं तो उसमें हमें 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली हमें उन हाई कोर्ट्स को कंसर्न करना है जो कि अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट जैसे पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे क्या कहते हैं एक जज बने हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, तो हमें जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के उन जज को पता रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले जज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने अपनी शपथ ली है, उन्होंने ओथ ली है। तो वो आपको वहां पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने लिए, जज तो सब शपथ लेते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी क्या रिलीवेंस है वहां पर लीगल जीके में, तो वो हमें जानना है वहां पर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ट्राइब्यूनल्स। अब देखो रिसेंटली हमें कोर्ट सिस्टम तो हमारा इंडिया में है ही है, लेकिन उसके बाद क्या जरूरत पड़ी कि हमें लीगल ट्रिब्यूनल्स हमें वहाँ लाने पड़े। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है और कई ट्रिब्यूनल्स हैं जो हमारे बनाए गए हैं, और अभी रिसेंटली क्या कहते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स, ये बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स न्यूज़ में। तो हमें ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना, बस इतना पता करना है ट्रिब्यूनल्स का उनको लीगल सैंक्शन कहाँ से मिलता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल से मिलती है, और उनकी प्रेजेंट में इंपॉर्टेंस। अब कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं उनके हमें हेड भी देखने हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके हेड कौन है सबसे। तो उन ट्रिब्यूनल्स का हमें थोड़े उनके हेड्स भी देखने हैं और उनका कंपोजिशन क्या होता है, बस इससे ज़्यादा हमें उसमें ज़्यादा नहीं जाना कि जुडिक्शन क्या है क्या नहीं है। अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसने अपनी नई ब्रांचेस बनाई हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे लोकपाल या लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त हमारा एक न्यू इमर्जिंग कंसेप्ट है। ओम्बड्समैन के बाद ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, 2013 का एक्ट आया, उसके बाद ये पूरा इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमें ये पता होना चाहिए, पूरा में डिटेल में नहीं जाना है इसका क्या फीचर है क्या है वो नहीं जाना है, हमें ये देखना है हमारे फर्स्ट लोकपाल कौन है, स्टेट के कंसर्न स्टेट्स के लोकायुक्त कौन है, जो लोकायुक्त न्यूज में रहे हैं फर्स्ट लोकायुक्त कौन है, तो हमें वो देखना है। उनका फिर उनका रिलीवेंस क्या है, क्यों ये हमें लाया गया है यहाँ पर, इस कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स।
देखिए निर्भया गैंगरेप केस के बाद से 2013 के बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कंसेप्ट बड़ा इवॉल्व हुआ है। और आप देख सकते हैं कभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में और कई स्टेट्स ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे या 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे या फिर स्पेशल चाइल्ड कोर्ट्स बनाएंगे। तो उसके लिए क्यों है, क्यों उस फास्ट ट्रैक कोर्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, तो वो हम डील करेंगे, उनका रिलीवेंस क्या है। फिर उसके बाद है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, जब हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट सिस्टम है तो हम लोक अदालत में क्यों जा रहे हैं, हमने ट्रिब्यूनल्स बना दिए तो कोर्ट अदालत में वो हम लोक अदालत में क्यों जा रहे हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो लोक अदालत का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद एक अमर्जिंग कंसेप्ट है ग्राम न्यायालय। है तो ये ओल्डर कंसेप्ट, लेकिन इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है प्रेजेंट टाइम में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ग्राम न्यायालय का रिलीवेंस क्या है। अब यूपी ने भी स्पेसिफिक किया है भाई हमें ग्राम न्यायालय पर फोकस करना है, वहां पर जजेस को अपॉइंटमेंट करना है कि क्या उनका रिलीवेंस है, जो कि जस्टिस जो है ना वो डोर टू डोर जा सके, हमें जस्टिस एक क्लस्टर लेवल पे मिल सके, तो हमें उसको भी थोड़ा डील करना है आगे कि उसकी क्या रिलीवेंस है। फिर उसके बाद आता है, अब भैया हमने इंडिया के लॉ एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लॉ एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ या रिलीवेंस, उसका रिलीवेंस है कुछ इंटरनेशनल लॉ की, तो ऑफकोर्स है। बिना इंटरनेशनल लॉ के आप उसमें लीगल जीके का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो हम इंटरनेशनल लॉ में पूरा इंटरनेशनल लॉ डील नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ के कुछ एस्पेक्ट्स है जिनको कवर करना पड़ेगा। तो अब वो क्या क्या है, जैसे कि हमें डील करना आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनका कंपोजिशन क्या है, कितने जजेस होते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, और सबसे मेन चीज हमें इसमें कंसर्न क्या करनी है, ये करनी है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन क्या रहा है, क्या उसमें इंडिया के जज रहे हैं, अगर रहे हैं तो कौन रहे हैं, क्या प्रेजेंट में है, जैसे डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी साहब दोबारा अपॉइंट किए गए, तो क्वेश्चन हमें देखना है कि वो पहले कब अपॉइंट किए गए थे, अब कब अपॉइंट हुए, कितने टेन्यूर वो रह चुके हैं, कितने टेन्यूर एक जज रह सकता है, कितना पूरा कोरम होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमें आईसीजे के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि भैया आईसीजे के प्रेसिडेंट कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अभी बीएचयू एंट्रेंस में ये पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईसीजे की, तो हमें वो कंसर्न करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट देख लें, फर्स्ट और प्रेजेंट देख लें, ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल लॉ के कंसेप्ट में अगर हम देखते हैं तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ये अपने आप में कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं जाना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो टेरिटोरियल वाटर का जो जुरिडिक्शन है वो कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन जो टेरिटोरियल वाटर का जुरिडिक्शन है वो है 12 नॉटिकल माइल्स, तो हमें वो कंसीडर करना है कि वो कितना है 12 नॉटिकल माइल्स का, फिर हमें डिवाइड वो उसको देखना है कि कितने किलोमीटर्स में बैठता है, पूछ लेता है कभी कभी ये क्वेश्चन। तो ये बेसिक सी चीजें जो हमें डील करनी है। फिर उसके बाद हमारे थोड़ी कुछ एजेंसीज हैं जो अभी क्या कहते हैं, ये हमारा कोविड-19 चल रहा है तो उसके बेसिस पर कुछ एजेंसीज का रोल बड़ा सामने आया है, तो वो हमें थोड़ा कंसर्न करना है इंटरनेशनल लॉ में। यूडीएचआर है जो कि हमारे राइट्स के बारे में बात करता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ न्यूज़ में है, डब्ल्यूएचओ को हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है हमारा यूनाइटेड नेशन अपना रोल अदा कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। फिर उसके बाद उसमें हमें यूनिसेफ वगैरह, ये अपना सब बॉडीज हैं जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनको हमें बस इतना डील करना है कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, या फिर उनके जो टर्म्स दे रहे हैं डब्ल्यूएचओ, यूएनएससी, यूएन, यूनिसेफ, तो इनका फुल फॉर्म क्या है, बस हम इतना डील करना है, इसमें ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम इसके लिए कंसर्न करेंगे वो आता है हमारा फैक्ट्स अबाउट मेजर लॉज। अब देखिए हम वेरियस एंट्रेंस सिलेबस अगर हम देखेंगे तो कहीं क्रिमिनल लॉ पूछ रहे हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूछ रहे हैं, कहीं पर आईपीसी का वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछ रहे हैं, कहीं सारे पूछ रहे हैं। तो हम अब बड़ा ये होता है कि हमें बेसिक नॉलेज तो ये पता होना चाहिए कि जो जो हमारे लॉ के मेजर सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए उन्हें ड्राफ्ट किसने किया, किस कमेटी या कमीशन से वो आए, ठीक है, या फिर उनके जो एक्ट नंबर है, मतलब एक्ट का नाम क्या है कि भैया कौन सा एक्ट, नाम एक्ट का नेम क्या है, एक्ट का ईयर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आती है भैया कि वहां पर एक्ट को बनाया किस ईयर में गया था। उसके बाद जो रिलीवेंस है वो ये है कि उस एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट क्या है, क्योंकि बहुत सी बात होती है। जब हम आईपीसी में चले जाएं तो आईपीसी में अगर हम देखते हैं तो वो 1860 में वो आया था, लेकिन 1860 में आया तो था, बनाया गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट कब आया, तो वो 1 जनवरी 1862 में आया। तो हमें वो इन्फोर्समेंट डेट भी याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि इन्फोर्समेंट डेट ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट्स। अब देखो रिसेंट हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया,
और तुम्हारे की ह्यूमन राइट्स एक्ट अमेंडमेंट आया, तुम्हारे की अभी दादरा नगर हवेली का जो मर्जर हुआ है दो हमारी यूनियन टेरिटरीज का, तो उनका भी अमेंडमेंट एक्ट आया। तो हमें ये देखना है वो इन्फोर्समेंट डेट क्या है, और स्पेसिफिकली हमें मेजर लॉज का कंसर्न करें तो आईपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 आया था। तो हमें दोनों की इन्फोर्समेंट डेट को मेन फोकस करना है कि भैया ये कब आया था। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल बता दूं कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 है वो 21 अप्रैल 2018 21 अप्रैल 2018 को वो इन्फोर्स हुआ था। तो ये सब चीज हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा लीगल कंसेप्ट। देखिए लीगल ग्लॉसरी तो हमने पहले पढ़ लिया था, वो कुछ लीगल टर्म्स हैं जिनका कि हमें लॉ पढ़ने से पहले एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज क्या कहती है। अगर हमें वो नहीं पता तो हम आगे समझेंगे कैसे। जब हम क्लेट का एग्जाम देने बैठेंगे तो हमारी एक पैराग्राफ आ गया लीगल डेवलपमेंट से और हमारी लीगल ग्लॉसरी क्लियर नहीं है या हमें लीगल वोकैबुलरी हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो हम फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा आता है कि लीगल कंसेप्ट क्या होता है। तो लीगल कंसेप्ट में हम क्या क्या डील करेंगे। लीगल कंसेप्ट बहुत सारे वाइडर कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं मेजर लॉज के भी, माइनर लॉज के, लेकिन हमें पूरे में नहीं जाना है। हम यहाँ कंसर्न करेंगे या तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, या फिर वो न्यूज में है। जैसा कि हम देख सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन अपने आप में बिल्कुल न्यूज में है, बार बार न्यूज में रहती है। आप देखते हैं अभी निर्भया गैंगरेप केस में बार बार क्यूरेटिव पिटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया, बार बार इन्वोक किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो हम ये देखें क्यूरेटिव पिटीशन आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से उसको रिलीवेंस मिलती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट बार बार इवॉल्व हो रहा है। तमाम देखिए गवर्नर्स अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, असेंबलीज में स्पीकर अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब अपनी वहां पर इलेक्शन में गवर्नर और ये स्पीकर अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो बार बार ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या इनकी पावर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो डेफिनेटली हो सकता है। तो ये वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, उसमें हमारा ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, हमें ये पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट क्या है। फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे कभी रिसेंटली कोविड-19 में हम फंसे हुए हैं सब लोग, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या है, क्या लगता है कि कौन से सेक्शंस में इनको लीगलिटी मिलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन रूल नहीं पता लोगों के लिए कि भैया क्या ये आईपीसी में भी है, आईपीसी में है। आप फाइंड करेंगे आईपीसी में, अगर देखेंगे तो आईपीसी में भी क्वारंटाइन रूल का कंसेप्ट दे रखा है। तो हर जो कंसेप्ट हमारा लीगल कंसेप्ट न्यूज में है ना, उसका कहीं ना कहीं लीगल बैकग्राउंड जरूर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं जैसे कि बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो एंटीसिपेटरी बिल का हम देख ले तो न्यूज में क्यों है कि यूपी में बहुत पहले एंटीसिपेटरी बिल का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। उसको कह दिया कि नहीं अब यूपी में एंटीसिपेटरी बिल स्टार्ट होगा। 438 ऑफ सीआरपीसी डील करता है इस सेक्शन इसको एंटीसिपेटरी बिल के लिए। तो हमें पता करना होना चाहिए एंटीसिपेटरी बिल होता क्या है, कब मिलती है, बस इसमें ज्यादा नहीं जाना है हमें। फिर उसके बाद आता है हमारा जैसे कि सम्मन है, वारंट है, फिर उसके बाद प्रोक्लेमेशन है, ये क्या होते हैं, फॉरफीचर है, ये सब होता क्या है, ठीक है ना। तो हमें और बहुत सारे लीगल कंसेप्ट हैं जो कि हमें डील करने हैं। वो जब हम अपनी लीगल जीके की सेपरेट वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल कंसेप्ट जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, या तो न्यूज में है या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी रिलीवेंस रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय इमर्जिंग सब्जेक्ट मैटर है लीगल जीके का, वो है जुडिशियल रेस्पॉन्सेज। मतलब कि अगर हम जुडिशियल रेस्पॉन्सेज को नहीं जान रहे हैं ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी हद तक हम बहुत आधे में ही रह रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारा जो लीगल डेवलपमेंट जो चल रहा है ना इंडिया में, वो सबसे ज्यादा जुडिशरी के बेसिस पे चल रहा है। देख लो तलाक को ले लो, राइट टू रिलीजन को ले लो, फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तमाम लॉ हमारे दे रखे, लेकिन ये क्यों डेवलप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम के अनुसार उसको डेवलप कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, उसके बाद उनको राइट्स बना रहा है। राइट टू डाई के लिए हम सालों से लड़ते चले आ रहे हैं, ज्ञान कौर केस से लेकर और फिर अरुणा सागबाग से, शानबाग केस से, अब तक हम लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फाइनली कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में हमने वो डिसाइड कर दिया। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि पूरा क्या कंसेप्ट है, हमें बस ये देखना है कि पहले पैसे यूथनेशिया कहां आया था और अब प्रेजेंट में पैसे यूथनेशिया को वैलिडिटी कहां दी गई। इट मींस राइट टू डाई को कंसीडर कहां किया गया है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो हम ये दो फील्ड में देखेंगे, एक तो लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पे देखेंगे और एक देखेंगे हम रिसेंट जजमेंट के बेसिस पे। अब लैंडमार्क जजमेंट बेसिस भैया केशवानंदा भारती केस, अब केशवानंदा भारती केस 1300-1400 पेज का जजमेंट था, पूरा तो हमें नहीं पढ़ना, तो हमें क्या पता करना है केशवानंदा भारती का केस किस ईयर में आया और उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें उसमें देखना है वो देखना है कितने जजों की बेंच थी। कंसीडर किया जाता है कि वो सबसे लार्जर बेंच बैठी थी उसमें। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, 13
जजों की बेंच उसमें बैठी थी। फिर उसके बाद एमसी मेहता केस इन्वायरमेंटल पर लैंडमार्क जजमेंट था ये। उसके बाद एसआर वोमई केस, एसआर वो हमारी सेकुलरिज्म की बात करता है। फिर ज्ञान कौर केस हमारे पैसिव यूथनेशिया को डिनाई करता है, लेकिन कॉमन कोज में अब एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वो चीज हमें कंसीडर करनी है। अब रिसेंट केस में आ जाते हैं, तो रिसेंट केस में हमारा ट्रिपल तलाक केस, सायरा बानो केस आया। ट्रिपल तलाक का कितना कंसेप्ट था, फिर सायरा बानो केस आया। उसी के बाद से हमारा ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट एक्ट आ गया, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2019 में, वो हमें डील करेंगे। फिर सबरीमाला केस है, जजमेंट उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा अयोध्या केस देखिए कितने डिकेड से चल रहा है, सदियों बीत गई अयोध्या केस को लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से लेकर। तो हमें क्या डील करना बस कि हाई कोर्ट में किस ईयर में गया था ये केस, वहां पर एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, तो वो जज कौन थे और कितने जज की बेंच थी, और यहां पर कितने जज की बेंच ने डील किया है, और उसमें जो आया है उसका कंसेप्ट क्या है कि भैया किसने डील किया। और यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डील किया था लीगल पर्सनैलिटीज में कि सीनियर एडवोकेट के पराशरन, वो उन्होंने सबरीमाला जजमेंट और अयोध्या जजमेंट दोनों को डील किया है, तो हमें वो भी देखना है। और उनको अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के लिए चेयरपर्सन के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया गया था। फिर उसके बाद आता हमारा एडल्ट्री केस, एडल्ट्री को कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। 497 में हम जाते हैं, आईपीसी में एडल्ट्री को ऑफेंस बता रखा था, लेकिन जब हमारा केस आया है जोसेफ साइन का केस, तो वहां खत्म कर दिया गया, बता दिया नहीं अभी नहीं है, तो वो भी हमें डील करना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पैसिव यूथनेसिया, मैंने आपको पहले बता दिया राइट टू डाई वाला, कि पैसिव यूथनेसिया आपको राइट टू डाई फंडामेंटल राइट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जाइए और किसी की जान ले लीजिए। वहां कहा गया पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट आप अडॉप्ट करेंगे, लिविंग विल्स वहां बनाई जाएंगी, उसके बेसिस पर आपको काम करना है, आप एकदम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 377 दबतेज सिंह जौहर केस, भैया अननेचुरल ऑफेंस है 377 आईपीसी में, कितना लैंडमार्क जजमेंट है, तमाम उसमें पूरा एक डिकेड लग गया उस पर लोग जस्टिस लेने के लिए, तो वो भी हम थोड़ा डील करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है, वो है लेजिस्लेशन या बिल या एक्ट। अब हम ये लेजिस्लेशन बिल या एक्ट वो देखेंगे जो सबसे पहले तो वो देखेंगे जो कि न्यूज में है, ठीक है, या फिर जिन्हें अभी उसको उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया, अमेंडमेंट किए गए हैं, या फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो बहुत पहले बना दिए गए हैं, लेकिन हमें उन्हें कंसर्न करना है क्योंकि उनकी रिलीवेंस आज भी है। तो हम थोड़ा थोड़ा उनका व्यू देखेंगे कि वो हमें क्या देखना है कि वो किस डेट में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, कोई कमेटी तो नहीं थी उनके पीछे जिसने उन्हें रिकमेंड किया हो, ये हमें बस देखना, इससे ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहाँ से उसको वैलिडिटी मिलती है, राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आया तो उसमें कितने ईयर के बच्चों के लिए उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा जो रिसेंट बिल है उसमें बिल, अब देखो एक्ट तो हमने डील कर लिए थे, अर्लियर टॉपिक में मैंने बता दिया था एक्ट को हमें देखना है, हम थोड़े बिल भी देखेंगे, जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है, जिससे कि हम सब लोग परेशान है कि भाई बिना हेलमेट के जाते हैं तो फाइन कट जाएगा, तो कितना बढ़ा दिया गया है, तो वो भी हमें डील करना है कि उसकी रिलीवेंस क्या है, क्योंकि हो सकता है कि क्लैट में पैराग्राफ आ जाए लीगल डेवलपमेंट वाले फील्ड से रिलेटेड और वो मोटर व्हीकल एक्ट पे ही आ जाए, तो तब क्या करोगे, तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप फिर जीरो है वहां पर। उसके बाद हम दूसरा करते हैं कि भाई सरोगेसी बिल, सरोगेसी बिल में देख रहे हैं कि कमर्शियल सरोगेसी है, क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो भी हम थोड़ा सा उसका देखेंगे। फिर उसके बाद है यूएपीए बिल, यूएपीए बिल अभी न्यूज में रिसेंटली, कल ही मैंने न्यूज में, आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा था कि कुछ जर्नलिस्ट के अगेंस्ट यूज कर दिया गया है, तो उसका अमेंडमेंट किया गया, उसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर सकती है, तो क्या उसकी रिलीवेंसी है और हमें कितना उसमें पढ़ना है। हमें किसी भी एक्ट को बिल्कुल डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, हमें लॉ एंट्रेंस के पर्पज से बस इतना पढ़ना है ये एक्ट का अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, मेन ये है हमें वहां पर पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो आता है डाटा प्रोटेक्शन बिल, जैसे मैंने अभी आपको जब कमेटी पढ़ रहे थे बताया था, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी उस पर काम कर रही है डाटा प्रोटेक्शन बिल पे, तो क्यों आना चाहिए, क्या इसकी नीड है, थोड़ा सा ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि भाई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, देखो जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, उसको यूनियन टेरिटरी में कर दिया, अब उसके बाद वहां पे ये भी किया जा रहा है कि उसको दोबारा से स्टेट में रिफॉर्म किया जाए, तो उसके लिए हमने पढ़ा था डिलिमिटेशन कमीशन बना दी गई है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को उसको कमेटी का हेड बनाया गया, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा, कैसे हुआ, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया कैसे, तो वो हम थोड़ा देखेंगे उसमें। फिर अभी जैसे हमारा ये कोविड-19 का थोड़ा चल रहा है अभी इस समय पे, तो हम उसमें देखेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट एक हमारा न्यूज में था, तो हम उसे देखेंगे कि भाई वो क्या था, कौन सी ईयर में आया था, बस हमें देखना है कि कौन सी ईयर में आया था, ज्यादा हमें उसमें नहीं जाना कि क्या है क्या नहीं है।
फिर उसके बाद हमारे कंपनीज एक्ट में देखिए 2013 में पूरा एक कंपनी लॉ को चेंज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद 2015 में 2017 में हमारे अमेंडमेंट हुए। तो हमें बस क्या देखना है कि कंपनीज एक्ट के रिसेंट अमेंडमेंट किस किस ईयर में हुए हैं, या फिर उसमें कोई कंपनी एक्ट में कोई एक नया कंसेप्ट आया हो जो कि पहले नहीं था, कंपनी की हिस्ट्री में था ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2013 में 1% कंपनी का कंसेप्ट आया है, स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट आया है, जो कि नहीं था हमारे पहले एक्ट में। 1956 का एक्ट था, उसमें नहीं था, तो वो चीज़ इंट्रोड्यूस की। तो हम बस उनका थोड़ा सा क्या करें, लीगल कंसेप्ट के बेसिस पर हम उन्हें थोड़ा डील कर लेंगे। 1% कंपनी क्या है, जो कि हो सकता है कि उनसे पूछ लिया जाए। तो जैसे कि हमने जितने भी सारे कंसेप्ट अभी तक क्लियर किए, हमने बहुत सारी हेडिंग्स देखी जिनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं उनके टॉपिक्स डील करेंगे हम। तो ये सारे हमारे कंसेप्ट हैं जिन्हें हमें थोड़ा कवर करना है, और जब हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे और हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम ये सारे कंसेप्ट डील करेंगे कि कौन से कंसेप्ट ज़्यादा जरूरी है, उनके बारे में क्या है, तो वो हम स्पेसिफिकली हम सबको एक एक करके डील करते चले जाएंगे। तो ये सारे हमारे कंसेप्ट थे जो कि हमें एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये खुद सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 12 मतलब +2 वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं जब वो एग्जाम में बैठेंगे लॉ एंट्रेंस में, तो उन्हें इस चीज़ का वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ, अगर जिन्होंने पढ़ लिया तो वो सोचेंगे चलो इसकी रिलीवेंस हमें यहाँ पता लग गई, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे ना तो उन्हें फिर बाद में महसूस होगा कि हम ये पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। तो यहाँ हमारा ये सब कुछ क्लियर होता है। बाकी हम अपने आगे के लेक्चर्स में जब हमारी वीडियोस कंटिन्यू होंगी, हमारा सिलेबस कोर्स कंटिन्यू होगा तो हम करेंगे। तो एट लास्ट मैं अपनी इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं इस चीज़ को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपकमिंग वीडियोस के लिए और हमारे क्या कहते हैं लेक्चर्स के लिए सुनने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब वो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा ऑनलाइन क्लासेस पर, तो हम उसमें ये सारे कंसेप्ट जो हमने अभी तक डील करे हैं उनको हम स्पेसिफिकली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आप हमारी दी हुई वेबसाइट www.pathshala-classes पर जा सकते हैं, और हमारे दिए हुए लिंक में जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।